नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नूर कुशवाहा आज हाजिर हैं पुनः क्वेश्चन की एक श्रृंखला लेकर। आज जो हम डिस्कस करेंगे, तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्गीकरण से पूछे जाने वाले प्रश्न। तो ये जो प्रश्न है, ये जूलॉजी में जो क्लासिफिकेशन है उससे संबंधित प्रश्न आज हम लेकर चल रहे हैं। तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज ही हमारे साथ जुड़े डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी से, और ये हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। आप गूगल प्ले स्टोर से डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप डाउनलोड करके क्रिएट अकाउंट करके और आज ही जुड़ सकते हैं। अभी तक 300 प्लस मित्र ऐसे हैं जो टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी, जीआईसी आदि में सिलेक्टेड हो चुके हैं। अगला नंबर आपका होगा। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हाँ, दूसरा हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल, उससे जरूर जुड़े। आप हमसे जुड़ते हैं नहीं, उससे उस ग्रुप से जुड़ने से फायदा ये होगा, कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है, कोई भी अपडेट है, कोई एग्जाम की अपडेट है, कोई लेटर है, सारी जानकारी वहां हमारे जो सारे मित्र जुड़े हैं आपस में शेयर करते रहते हैं, नए नए क्वेश्चन शेयर करते रहते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। तो चूंकि अपडेट बना रहेगा, कभी कभी होता है कई सारी चीजें जानकारी के अभाव में छूट जाती हैं, तो वो समस्या नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है लीनियस इज एसोसिएटेड विद। लीनियस इसमें से किससे संबंधित है? तो बताइएगा। कहता है लीनियस जो है इनमें से किससे संबंधित है? पहला क्वेश्चन कह रहा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। एक्वायर्ड करेक्टर का मतलब क्या हुआ? उन लक्षणों से कहता है संबंधित है। एक्वायर्ड करेक्टर किसने दिया था? लैमार्क ने। किसने दिया था? तो लैमार्क ने। इनहेरिटेंस एक्वायर करेक्टर, उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसने दिया था? तो लैमार्क ने दिया था। किसने दिया था? लैमार्क ने। तो ये तो पहले ही गलत हो गया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बिल्कुल बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर है इसको लीनियस ने दिया था, तो ऑप्शन बी सही है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किससे संबंधित है? तो ये जेनेटिक्स से संबंधित है, जिसमें मेंडल के 3 नियम हम पढ़ते हैं। कौन कौन पढ़ते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। 3 नियम पढ़ते हैं, ये वहां से पूछा है। और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये ब्लैक मैन ने दिया था। किसने दिया था? ब्लैक मैन ने दिया था इसको। और ये लिमिटिंग फैक्टर कहां दिया गया था? प्रकाश संश्लेषण में ये कहा गया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लिमिटिंग फैक्टर का कार्य करती है। तो चूंकि यहां लीनियस से संबंधित पूछा था, तो ऑप्शन हम बी को बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हु प्रोपाउंडेड बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इसमें किसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था? तो वो जो पहला क्वेश्चन था उसी के आंसर जिसको आ रहा होगा तो दूसरा वाला भी क्लियर करेगा। तो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। किसने दिया था? तो कैरोलस लीनियस ने दिया था। पाश्चर ने क्या दिया था? लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर ने पाश्चर इफेक्ट दिया था, और जो रेवीज है उसका टीका खोजा था ग्रेगर जॉन मेंडल, डार्विन, ये सब आप जानते हैं। तो चलिए, तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियल सिमेट्री इज बेस्ड सीन। जो रेडियल सिमेट्री होती है, देखिए 2 तरह की जनरली हम लोग सिमेट्री पढ़ते हैं, एक रेडियल और एक बाइलेटरल सिमेट्री। तो जो रेडियल सिमेट्री होता है उसका मतलब हम अगर किसी भी जीव को अगर काटना चाहें, किसी भी एंगल से अगर काटते हैं, तो अगर 2 भाग बराबर हो जाते हैं तो उसे रेडियल सिमेट्री के नाम से जानते हैं। कहता है रेडियल सिमेट्री मोलस्का में पाई जाती है, या स्पंज में पाई जाती है, या स्टारफिश में, या फिशेस। तो चूंकि ये जो है स्टारफिश, और स्टारफिश किसके अंतर्गत आती है? तो इकाइनो डर्मेटा के अंतर्गत आती है। और इकाइनोडर्मेटा एक ऐसा वर्ग है जो कंप्लीटली मैरीन है। ध्यान में रखिएगा, ये पूछ देता है कि वो कौन सा क्लास है जो कंप्लीटली मैरीन है। तो इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है वो कंप्लीटली मैरीन है, समुद्री है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इंटरब्रीडिंग एनिमल आर मेंबर्स ऑफ द सेम। कहता है जो इंटरब्रीड करते हैं, आपस में जनन कर लेते हैं एनिमल, मेंबर ऑफ द सेम किसमें होते हैं? तो कहता ऑर्डर के अंतर्गत इनको रखते हैं। ऐसे मेंबर जो इंटरब्रीड करते हैं, आपस में जनन कर सकते हैं, या फिर स्पीसीज में रखते हैं, या जीनस में रखते हैं, या फैमिली में। तो जो इंटरब्रीड करते हैं वो जनरली हम स्पीसीज में रखते हैं। किस में रखते हैं? स्पीसीज में। जो सेम स्पीसीज होगी तो वो इंटरब्रीड करेगी, आपस में जनन करेगी, आपस में बच्चे उत्पन्न करेगी। तो वो सारी की सारी जो जातियां आएंगी वो किस में आएंगी?
तो वो सारी की सारी जातियां स्पीसीज के अंतर्गत आएंगी। किसके अंतर्गत आएंगी? स्पीसीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन सेल्ड एनिमल एंड प्लांट्स हैव बीन केप्ट इन। कहता है एक कोष की जो जंतु है और प्लांट है, हैव बीन केप्ट, किस में रखे गए? जो एक कोष की प्लांट रखे गए हैं तो वो किस में? तो मोनेरा में कौन आते हैं? तो मोनेरा में सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं। और प्रोकैरियोट्स में कौन कौन आते हैं? तो कहता है इसमें बैक्टीरिया आते हैं। कौन आता है? बैक्टीरिया आते हैं। इनमें ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं जो कि प्लांट है, ग्रीन एल्गी आते हैं। और कौन आता है? माइकोप्लाज्मा आता है, माइकोप्लाज्मा आता है। इसके अलावा आर्कियो बैक्टीरिया आता है, आर्कियो बैक्टीरिया आता है। ये सारे के सारे मोनेरा में आते हैं। प्रोटिस्टा में कौन आता है? तो इसमें यूकैरियोटिक प्रोटोजोवन आते हैं, यूकैरियोटिक प्रोटोजोवन आते हैं, प्रोटोजोवन आते हैं। ध्यान में रखें, यूकैरियोटिक प्रोटोजोवन आते हैं। तो इसमें वो कहता है वन सेल्ड एनिमल प्लांट हैव बीन केप्ट, एक कोष की जीव रखे गए हैं और प्लांट रखे गए हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा प्रोटिस्टा। क्योंकि देखिएगा इसमें कौन रखे गए? प्रोटिस्टा। इसको तो एक कोष की एनिमल्स है और प्लांट हैव बीन केप्ट इन, तो किसमें रखे गए? प्रोटिस्टा। अच्छा, प्रोटोजोआ तो आप सब जानते ही हैं। अच्छा, ये पैराजोआ किसे बोलते हैं? पैराजोआ जो बोलते हैं वो पोरीफेरा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पोरीफेरा को। ध्यान में रखिएगा, पैराजोआ से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि आप पता लगा इससे आप कंफ्यूज हो जाओ और आप गलत आंसर कराओ। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पैराजोआ का मतलब ये पोरीफेरा से संबंधित है। तो इसको आप, तो हमने सब बता दिया, तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। कहता है एनिमल लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ सी वाटर आर कॉल्ड। कहता है ऐसे एनिमल, तो एनिमल कहता है लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ सी वाटर आर कॉल्ड, ऐसे एनिमल जो समुद्र की सतह पर पाए जाते हैं और उनको हम क्या नाम से जानते हैं? ऐसे एनिमल। तो पहला ऑप्शन दिया लोटिक। लोटिक का मतलब क्या होता है? रनिंग वाटर, रनिंग वाटर, ऐसा जल जो मूव करता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देंगे तो एग्जाम्पल में हमारे क्या आता है? तो एग्जाम्पल में आता है जैसे कि रिवर, नदी का पानी, तो लोटिक कहलाएगा। पेलाजिक क्या कहलाता है? पेलाजिक का मतलब होता है सरफेस ऑफ सी, सरफेस ऑफ सी, अर्थात समुद्र की सतह पर जो एनिमल मूव करते हैं या चलते हैं स्वतंत्र रूप से, उनको तो कहता है एनिमल लिविंग द सरफेस ऑफ सी वाटर इज कॉल्ड। तो उनका ऑप्शन बी होगा, पेलाजिक के नाम से जानते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अभी पीजीटी 21 में, 2021 या फिर टीजीटी 21 में, इनमें से किसी एक एग्जाम में बेंथिक या पेलाजिक वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए इसको शामिल किया है। और बेंथिक क्या होता है? बेंथिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बॉटम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बॉटम में, समुद्र की तलहटी में रहते हैं, उनको बेंथिक के नाम से जानते हैं। लेंटिक का होता है, लेंटिक का मतलब होता है स्टैंडिंग वाटर, स्टैंडिंग वाटर, जैसे कि तालाब का जल आदि है जो स्थिर पाया जाता है, उसको लेंटिक के नाम से जानते हैं। तो मुझे लगता है, मुझे यहां तक याद आ रहा है कि 2021 के टीजीटी या पीजीटी में लेंटिक और लोटिक से पूछा था कि जो पानी चलता है उसे किस प्रकार का इकोसिस्टम, इस तरह कोई क्वेश्चन था जिसमें लोटिक शायद सही था आंसर। तो वही हमें याद था। और एक बेंथिक शायद एक आया था। तो एक बार आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर ऐप पर सारे सॉल्व पड़े हुए हैं। तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप पर सारे के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व पड़े हैं, सारे के सारे थ्योरी क्लासेस हैं, आप वहां से विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ क्लासिफिकेशन। जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विथ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से संबंधित यहाँ कौन सी शाखा है? कहता है हिस्टोलॉजी या फिर फिजियोलॉजी जो कार्की के नाम से जानते हैं, या टैक्सोनॉमी या जियोलॉजी। तो ऑप्शन ए का आएगा टैक्सोनॉमी। जो टैक्सोनॉमी है वो बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी में एनिमल की, या फिजियोलॉजी में एनिमल की कार्की जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, नर्वस सिस्टम आदि का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी में हम क्या अध्ययन करते हैं? उसके ऊतकी संरचना के अध्ययन करते हैं। जियोलॉजी में क्या अध्ययन करते हैं? उसकी भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करते हैं। तो ये हमने सारी ब्रांचेस बता दी, तो ऑप्शन यहाँ भी सही होगा। अगर आज ही हमसे जुड़े, हमारा जो इस समय लाइव सेशन में और सबसे बेस्ट बैच जो है
जो बेस्ट बैच है वो जो बैच है वो है 1399 का हमारा विजेता बैच, विजेता बैच। और एक दूसरा जो बिल्कुल कंप्लीट हमने कर रखा है वो 1199 का टारगेट बैच है, टारगेट बैच है। इन दोनों बैच में कॉमन क्या है, इन दोनों बैच में आपको सारी की सारी थ्योरी क्लास मिलेगी जो नोट्स बनाकर पढ़ाते हैं, और उतना ही मैटर आपको पढ़ाया जाता है जितना एग्जाम में फंसे, ऐसा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया जाता। और सारी की सारी आपको एमसीक्यू की क्लास मिलेगी, सारे के सारे ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर की एक क्लास मिलेगी, और रात में जो डिस्कशन होता है वो अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा 1500 पीडीएफ की एक आपको लाइब्रेरी भी मिलेगी, ये सब आपको मिलेगा। और हमारी जो क्लासेस हैं मिनिमम फीस पर इसलिए रखते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं कि चूंकि जॉब करता हूं मिनिमम फीस पर ही रखता हूं, जिससे हमारे ऐप का खर्च और जो अन्य चीजें हैं जैसे सर्वर है और टेक्निकल टीम है या प्रिंटिंग है या जो ये सब टाइपिंग है, इस सब का खर्च निकलता रहे इसलिए। तो अभी तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र सिलेक्ट हो सके हैं। दूसरा, मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिस बैच 699 का है, ये प्रैक्टिस बैच जरूर लीजिएगा। प्रैक्टिस बैच अगर आप लेते हैं तो एग्जाम में जो 2-4 क्वेश्चन आप भूलवश गलत कराते हैं वो समस्या यहां से सॉल्व होगी। एग्जाम में जो क्वेश्चन कंफ्यूजन में गलत कराते हैं वो प्रैक्टिस बैच सीबीटी बेस्ड है, आप जैसे ही देंगे वो तुरंत आपको बताएगा कि आपका स्कोर क्या हुआ है, आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने क्वेश्चन छोड़े और कितना समय लिया और आंसर सही क्या है, आपने क्या किया है। और कुछ हमने नेगेटिव मार्किंग के लिए भी, नेगेटिव मार्किंग वाले भी क्वेश्चन दे रखे हैं, जिससे एलटी में चूंकि 1 की नेगेटिव मार्किंग होती 1/3 की, कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो मतलब अगर क्या बोलते हैं, अगर एक क्वेश्चन सही है और अगर गलत है तो 1/3 आपका काट लिया जाएगा। अगर 4 क्वेश्चन गलत है तो एक सही क्वेश्चन उड़ जाएगा, 1/3 है शायद, 3 अगर गलत है और एक सही है तो उड़ जाएगा एक सही वाला क्वेश्चन। तो उसकी समस्या सॉल्व करने के लिए तो ये प्रैक्टिस जरूर करिएगा, एलटी की वैकेंसी आने वाली है और टीजीटी पीजीटी में जिससे स्कोर खींच सके। अभी जुड़े, अधिक जानकारी के लिए कॉल या मैसेज करें और नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया है या आप वीडियो में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, समटाइम डिफरेंट साइंटिस्ट गिव डिफरेंट नेम ऑफ द सेम स्पीसीज इन सच सिचुएशन। कहता है समटाइम डिफरेंट साइंटिस्ट, अलग अलग ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग करने वाला है। कहता है समटाइम डिफरेंट साइंटिस्ट, ये तार्किक क्वेश्चन है कि जो अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक है गिव डिफरेंट नेम, वो नाम डिफरेंट देते हैं, मतलब अलग अलग नाम दे रहे हैं, ऐसे वैज्ञानिक अलग अलग नाम दे रहे हैं, डिफरेंट नेम ऑफ द सेम स्पीसीज, एक जात के अलग अलग नाम दे रहे हैं। इन सच सिचुएशन, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे या इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो कहता है कि सी फर्स्ट नेम इज कंसीडर्ड राइट, ऐसी स्थिति में पहला नाम ही कंसीडर किया जा सकता है। और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, या अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ए स्पीसीज, इनमें से जाति कौन है। कहता है कार्निवोरा या कैनिस या कैनिविस फैमिलैरिस या मैमेलिया। इसका हम सही आंसर क्या करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसका हम सही आंसर क्या करेंगे, तो आप बताइएगा इसका आंसर हम क्या करेंगे। तो कार्निवोरा का तो आप सब जानते हैं, ऐसे जीव जो मांस खाते हैं या मांसाहारी होते हैं, क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, वो कार्निवोर मांसा, ये क्या लिखा है, मांसाहारी जो होते हैं, मांसाहारी जो होते हैं वो जीव कार्निवोरा के अंतर्गत आते हैं, जैसे शेर है, चीता है और लोमड़ी है, या ऐसे जीव कार्निवोरा के अंतर्गत आते हैं। कैनिस क्या है, तो देखिएगा वोल्फ जो है, जो वोल्फ होती है, वोल्फ जिसे हम भेड़िया के नाम से जानते हैं, उसका जूलॉजिकल नेम क्या है, कैनिस लूपस। भेड़िया जो है, वोल्फ जो भेड़िया होता है उसका जूलॉजिकल नेम कैनिस लूपस। फिर कहता है दूसरा कैनिस फैमिलैरिस किसे कहते हैं, तो कैनिस फैमिलैरिस जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, कैनिस फैमिलैरिस डॉग को कहते हैं। कुत्ते का जो जूलॉजिकल नेम है वो कैनिस
फैमिली से। तो विच इज ए स्पीसीज, इसमें स्पीसीज कौन दिया है? तो ये देखिए, ये क्या है? ये जीनस दिया हुआ है। ये क्या है? जीनस प्लस स्पीसीज दिया हुआ है। तो यहाँ विच इज ए स्पीसीज, तो ये कैनिस फैमिलियरिस एक स्पीसीज हो गई, जिससे हमें पता चलता है डॉग। और देखिए कैनिस जीनस है और उसमें लूपस लगा देंगे तो भेड़िया आएगा। तो इस तरह से ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ये डॉग के लिए जो कैनिस फैमिलियरिस है, ये डॉग के लिए जूलॉजिकल नेम है। और जो कैनिस लूपस है, और ये कैनिस है, कैनिस एक्चुअली में एक जीनस है। तो इस तरह से ये और ये, तो ये हमारा कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिल्कुल नए तरह के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और मैं कोशिश कर रहा था कि हमें एग्जामिनर के दिमाग को भी पढ़ना है। नए क्वेश्चन बने तो गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर एवरी ऑर्गेनिज्म है। जो द्विनाम पद्धति है, जो द्विनाम पद्धति है, उसके आधार पर ऑर्गेनिज्म कैसे क्या किया जाता है? तो कहता है टू नेम वन फॉर द प्लेस ऑफ विच बिलोंग एंड द अदर इज डिस्कवर। कहता है हम जो द्विनाम पद्धति में, उसका पहले पे आंसर क्या करना? कहता है दो नाम पद्धति में हम क्या करते हैं, उसके स्थान पे कहाँ पाया गया और कहाँ खोजा गया, एंड अदर द डिस्कवर, उसकी खोज के आधार पर हम द्विनाम पद्धति देते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है। वन नेम इस्टेब्लिश बाय टू साइंटिस्ट, कहता है जो नाम दिया जाता है वो दो वैज्ञानिक हैं जो स्टैब्लिश किए हैं, खोजा है, उनके नाम पे दिया। तो ये भी गलत है। वन साइंटिफिक नेम विच फर्स्ट पार्ट इज जीनस, बिल्कुल पहला पार्ट जीनस का होता है एंड अदर पार्ट इज स्पीसीज, दूसरा हिस्सा स्पीसीज का होता है, जिसे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? लीनियस ने। और लीनियस ने ये कहा था द्विनाम पद्धति में कि किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम है, तो उसका जो पहला नाम होगा वो जीनस होगा, जो उसका दूसरा नाम होगा वो उसकी स्पीसीज होगी। उन्होंने कहा जीनस को हम कैपिटल लेटर, ये पीजीटी में पूछा गया है कि जीनस का जो पहला अक्षर बनता है वो कैपिटल लेटर से बनता है, और जो स्पीसीज का पहला अक्षर बनता है वो स्मॉल लेटर से बनता है। इनको हरदम इटैलिक फॉर्म में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? इटैलिक, तिरछे अक्षरों के रूप में लिखा जाता है। अगर तिरछे अक्षर ना हो तो हम दोनों के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। ये जब आप रिसर्च वगैरह करेंगे तो ये सिखाया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जीनस और स्पीसीज अगर लिखते हैं तो वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है। 11 नंबर कहता है ए न्यू स्पीसीज इज फॉर्म्ड व्हेन, कहता है एक नई जाति बनती है, और वो नई जाति कब बनती है? तो बताइएगा कब बनती है? कहता है बिकॉज ऑफ न्यूजेनिक पॉपुलेशन, एक नई जाति, न्यूजेनिक पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म विथ न्यू ट्रेट आर बॉर्न, एक्सचेंज ऑफ पार्ट ऑफ बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम टेक प्लेस, उनके जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उसके टुकड़े आपस में एक्सचेंज होते हैं। एक्सचेंज इन द जीनोटाइप इन पॉपुलेशन लीड टू सेक्सुअल आइसोलेशन, बिल्कुल जिसमें जीनोटाइप का एक्सचेंज होता है और पूरी की पूरी पॉपुलेशन सेक्सुअली मतलब लैंगिक रूप से आइसोलेट हो जाती है, फिर आपस में जनन नहीं कर पाती। जैसे कि कैनिस है, कैनिस लूपस और फैमिलियरिस यानी कुत्ता और भेड़िया आपस में जनन नहीं कर सकते, मगर दोनों के जीनस सेम है। मगर स्पीसीज जब बनी तो ये क्या हुए? दोनों आइसोलेट हो गए। अब ना तो कुत्ता और भेड़िया आपस में जनन नहीं कर सकता। तो ऑप्शन बिल्कुल सी सही है। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो दे रहे हैं, ये तार्किक रूप के क्वेश्चन है, जो दिमाग को दौड़ाना, हूबहू चीजें लिखी नहीं मिलेंगी। देखिए 20% क्वेश्चन और जो नया ट्रेंड चला है वो क्वेश्चन का, वो आपके तार्किक स्तर को मापने वाला ट्रेंड चला है। अब वो वाले क्वेश्चन नहीं कि हूबहू आपको रख दे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया? लीनियस। अब तार्किक क्वेश्चन आ रहे हैं जो दिमाग को, आपके ज्ञान को इधर उधर सोचने पर मजबूर करते हैं, तभी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, ए न्यू स्पीसीज कैन बी फॉर्म्ड व्हेन, एक नई जाति बनती है, कब नई जाति बनती है? कहता है इंडिविजुअल वेरिएशन लीड टू सेक्सुअल आइसोलेशन, जो यह कहता है देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, एंड इंडिविजुअल द प्रोड्यूस्ड बाय द combined effects of the phenotypic and environmental influences या common genotype of similar species। तो आंसर क्या करेंगे 12 का? कहता है इंडिविजुअल वेरिएशन लीड टू द सेक्सुअल आइसोलेशन। ए न्यू स्पीसीज कैन बी फॉर्म्ड व्हेन, जब क्या हो? सेक्सुअल आइसोलेशन हो जातियों में, मतलब कोई जाति बन रही हो उसमें धीरे धीरे लैंगिक आइसोलेशन हो जाए तो वो एक जाति का स्पीसीज का रूप ले लेती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरब्रीडिंग एनिमल बिलोंग टू द सेम। कहता जो इंटरब्रीडिंग एनिमल है, जो आपस में जनन कर सकते हैं, वो बिलोंग करते हैं किसको, जीनस को तो नहीं। अभी हमने आपको बताया जैसे कि कैनिस हमने बताया था, कैनिस लूपस और कैनिस फैमिलैरिस, ये हमने दो बताए थे। इसमें डॉग आता था, इसमें वॉल्फ आ रही थी, भेड़िया। तो क्या भेड़िया और कुत्ते आपस में जनन करते? नहीं। तो जीनस के आधार पर जनन नहीं हो सकता। वो कहता है इंटरब्रीड, आपस में जनन करते हो, तो आपस में जनन कौन कर सकता है? सिर्फ स्पीसीज जो सेम है। यानी अगर फैमिलेरी से कुत्ते कुत्ते आपस में जनन कर लेंगे, डॉग और भेड़िया भेड़िया में कर लेगा, या बिल्ली बिल्ली में करेगा, तो ये कंडीशन है। तो स्पीसीज है जो इंटरब्रीड करती है आपस में, और सेक्स करने के लिए मतलब प्रेरित होते हैं और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे है, इन विच द करेक्टर वर्टिब्रेट डिफर फ्रॉम द इनवर्टिब्रेट। कहता वो करेक्टर कौन है जिस पर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स अलग होता है। तो देखिए अगर हम वर्टिब्रेट्स के करेक्टर्स देखें, किसके करेक्टर्स देखें? वर्टिब्रेट्स के। तो इसमें बैक बोन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बैक बोन पाई जाती है। दूसरा, डोर्सल ट्यूबुलर सेंट्रल नर्व सिस्टम पाया जाता है। सेंट्रल नर्व सिस्टम पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? फायरेंजियल क्लिप्स पाई जाती हैं। फायरेंजियल, फायरेंजियल की स्पेलिंग गलत लिख रही है। फायरेंजियल क्लिप्स पाए जाते हैं, दरारें जिसे बोलते हैं, क्लिप्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट है पोस्ट पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। ये करेक्टर है वर्टिब्रेट्स के। और ये वाला क्वेश्चन पीजीटी या फिर टीजीटी में एक में पूछा था कि कॉर्डेट्स वो वर्टिब्रेट्स के लक्षण क्या होते हैं। यही दिया था, डॉर्सल ट्यूबुलर सेंट्रल नर्व सिस्टम। ये क्वेश्चन दिया था 21 में। तो कहता है जो वर्टिब्रेट्स होते हैं डिफर फ्रॉम इनवर्टिब्रेट, किससे होते हैं? तो वर्टिब्रेट्स का जो डिफर फ्रॉम इनवर्टिब्रेट कैसे? डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व से। जो डॉर्सल ट्यूबुलर सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है, यह केवल वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, इनवर्टिब्रेट में नहीं पाया जाता। सीलोम दोनों में पाया जाता है, टेल पाई जाती है, नर्व कार्ड सब में पाई जाती है। लेकिन सी नंबर वाला जो है, जो डॉर्सल ट्यूबुलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यह वनली वर्टिब्रेट्स में ही देखने को मिलता है। तो इसको हम सही करेंगे और ऑप्शन हम करेंगे सी। तो हमने सारे आंसर आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 15 नंबर पे। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये कई बार पीजीटी में पूछा गया है कि वर्गीकरण का जो बेसिक आधार है वो क्या है। तो वर्गीकरण का जो बेसिक आधार माना जाता है वो किसको माना जाता है? तो बेसिक आधार माना जाता है जनरली स्पीसीज को। किसको माना जाता है? तो जनरली जो माना जाता है बेसिक आधार, वो स्पीसीज को माना जाता है। किसको? स्पीसीज को। तो ऑप्शन किसको सही करेंगे? डी। जो वर्गीकरण का बेसिक आधार है वो हमारा क्या है? स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। कहता है विच इज द मैचिंग सेट इन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमें मैचिंग सेट मिलाना है। तो क्या क्या मिलाना है? तो स्टार फिश क्या किस में आता है? स्टार फिश जो आती है वो इकाइनोडर्मेटा में आता है। इकाइनोडर्मेटा में आता है। जेली जो फिश है वो सिलेंट्रेट में आती है, जिसे हम जेली फिश या ऑरिलिया के नाम से जानते हैं। कटल फिश किसको बोलते हैं? कटल फिश एक्चुअली में ऑक्टोपस को बोलते हैं। और ऑक्टोपस तो ऑक्टोपस है, ये मोलस्का में आता है। मोलस्का में आता है। मोलस्का के किस में आता है? सिफेलोपोडा में आता है। सिफेलोपोडा में। तो ये तो सब अलग अलग, कोई काइनोडर्मेटा है, कोई सीलेंट्रेटा है, कोई मोलस्का। तो ये तो पहले गलत हुआ। लीच, लीच एनीलिडा में आती है। किस में आती है? एनीलिडा में आती है। लोकास्ट सी आर्चिन किस में आता है? तो सी आर्चिन आता है सीलेंट्रेट में। लोबस्टर, लोबस्टर किस में आता है? आर्थ्रोपोड्स में आता है। नेरिस, नेरिस आता है एनीलिडा में। ध्यान में रखिएगा, नेरिस किस में आता है? एनीलिडा में। प्लेनेरिया किस में आता है? प्लेनेरिया जो आता है मुझे लगता है प्लेटी हेलमिंथीज में आता है प्लेनेरिया। राउंड वर्म किस में आता है? एक्सेल हेलमिंथीज में आता है। अर्थवर्म किस में आता है? एनीलिडम। सब अलग अलग है। मिलीपीड्स किस में आता है? आर्थ्रोपोड्स में आता है। आर्थ्रोपोड्स में आता है।
क्रैब्स आर्थ्रोपोड, सेंट्रीपीड, कॉकरोच सब आर्थ्रोपोड्स में आते हैं, तो ऑप्शन डी सही है। मिलीपीड और सेंटीपीड्स क्या होता है? मिलीपीड्स का मतलब होता है इसमें बहुत पैर, जिसे घिनौरी बोलते हैं। बरसात में छोटी छोटी लाल लाल बहुत पैरों वाली आपके घर के बाहर या खेतों में आप जाते होंगे, बहुत मिल जाएंगी। सेंटीपीड को खनखजूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खनखजूरा। सेंटीपीड किसको बोलते हैं? खनखजूरे को बोलते हैं। तो हम आपको दोनों दिखा दें जिससे एग्जाम में क्वेश्चन गलत। ये देख लीजिएगा, ये सेंटीपीड्स है। सेंटीपीड्स का मतलब इसको बोलते हैं खनखजूरा। ये डरने मतलब डरावना भी होता है और ये खतरनाक भी होता है। एक्चुअली में इसके प्रत्येक खंड से एक एक जोड़ी पैर निकलते हैं, और मुझे परसों ही पता नहीं कहाँ से जहां मैं रहता हूँ, जॉब करता हूँ, तो वहां पता नहीं बिस्तर के नीचे कहाँ से आ गया। तो इसने मैं लेटा हुआ था और जैसे ही देखा तो इसने हमारे जो गद्दा है उसके नीचे था। तो मैंने किसी पैर से गद्दा उठाया, इसने चुभो दिया। अरे इतना डर लगा, वो इतना एक तो भयानक होता है, इसका कलर इतना वैसा होता है ना, चमकीला। और ये फिर क्या हुआ, वो फिर उसको मारना पड़ा। तो ये खतरनाक होता है, बरसात में बहुत परेशान करता है। ये जनरली रात्रिचर होता है। ये रात्रि को निकलता है, मैं उसकी कहानी पूरी बता दूं कि ये रात्रि को निकलता है और कीटों आदि का भक्षण करता है। मांसाहारी होता है, कार्निवोरस होता है। कीटों आदि का या छोटे छोटे जीवों को खाता है। और ये क्या करता है, आपके यहाँ जैसे छत है, कुछ ईंट रखी है, या कमरे में जैसे कोई ईंट वगैरह आप अलमीरा या और छोटे छोटे सामान रखते हो तो ईंट रख देते हैं जिससे वो खराब ना हो, उनके नीचे घुसा रहता है। तो ये बरसात में अक्सर आपको देखने को मिलेगा। और मिलीपीड्स जो है, ये देखिएगा, ये मिलीपीड्स है। ये देखिएगा, और इसको घिनौरी के नाम से जानते हैं। मिलीपीड्स हैव न्यूमेरस पेयर ऑफ लेग्स। क्योंकि मिलीपीड्स का मतलब होता है इसमें बहुत सारे पैर होते हैं। लेग पेयर्स रिमेनिंग 40 to 400 पेयर्स होते हैं। देखिएगा, इनके प्रत्येक खंड में दो दो पैर निकले हुए हैं। देखिए, इस खंड में दो निकले हैं, फिर इस खंड में दो निकले, यानी इसके प्रत्येक खंड में दो दो, और भी कुछ छोटे होते हैं, इतने इतने। बरसात के सीजन में रेंगते रहते हैं, इसलिए दिखाया कि क्वेश्चन गलत ना कर देना। तो और सेंटीपीड्स, मिलीपीड, कॉकरोच आप सब जानते ही हैं, और क्रैप्स जिसे केकड़ा बोलते हैं, तो सब आर्थ्रोपोड्स हैं। तो ऑप्शन डी करेंगे। विच मैचिंग सेट द क्लास, वर्गीकरण के हिसाब से यहाँ कौन मैच कर रहा है? तो डी ऑप्शन मैच कर रहा है, मिलीपीड, सेंटीपीड्स, कॉकरोच और क्रैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है? विच एनिमल आर सिमिलर जीनस। कहता है विच एनिमल, इनके ऐसा वो कौन सा है जिनके जीनस समान हो। कहता है हिस्टोलिटिका एंड कोली, हिस्टोलिटिका एंड प्लाज्मोडियम, और हिस्टोलिटिका एंड फैल्सीफेरम, हिस्टोलिटिका एंड बैंक्रोफिटी। अब देख लेते हैं। हिस्टोलिटिका तो पहला सही है। एंट अमीबा, एंट अमीबा क्या होता है? हिस्टो लाइटिका, जिससे पेंचिस होता है, और एंटमीबा कोली दो पाया जाता है। ये आंत में पाया जाता है, तो ये दो देखो, तो इनके जीनस दोनों के समान है, एंटमीबा और एंटमीबा। और यहाँ क्या आएगा? एंटमीबा हिस्टोलॉजी, प्लाज्मोडियम अलग जीनस है, ये जीनस अलग है, और ये जीन इसका जीनस अलग है। इसमें एंटमीबा आएगा और प्लाज्मोडियम खुद में जीनस है। हिस्टोलिट का इसमें एंटमीबा आएगा, हिस्टोलिट का, और फैल्सीफेरम में कौन आएगा? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, दोनों के जीनस अलग है। देखिए, क्वेश्चन सिंपल है, मैं ये नहीं कहता बहुत कठिन है, मगर क्वेश्चन तार्किक है। अगर आपका ब्रेन शार्प नहीं है तो ये क्वेश्चन पकड़ ही नहीं पाएंगे। हिस्टोलिटिका और ब्रैंकोफेटाई, बाउचेरिया इसका क्या है? बाउचेरिया ब्रैंकोफेटाई, और इसका आएगा एंटमीबा। तो देखिए, इस एंटमीबा और बाउचेरिया तो दोनों, तो इसमें से ऑप्शन ए को बिल्कुल सही करेंगे, जिसके दोनों के जीनस, यहां उसने दोनों स्पीशीज दी हैं, दोनों जीनस लैप्स कर दिए हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एनिमल्स एक्टिव एट डे टाइम आर कॉल्ड। ऐसे जीव जो दिन के समय एक्टिव रहते हैं उनको क्या कहते हैं? तो देखिए, नॉक्टर्नल जो होते हैं वो रात्रिचर होते हैं। कैसे होते हैं? रात्रिचर, जो रात्रि को मूवमेंट करते हैं। डायurnal का मतलब होता है दिनचर, दिनचर का मतलब जो दिन में करते हैं। हार्बीवोरा का मतलब ऐसे एनिमल जो हर्ब को भोजन के रूप में। इंसेक्टिवोरा का मतलब जो इंसेक्ट को खाते हैं। तो दिनचर की बात किया है, मतलब ऐसे जो दिन के समय एक्टिव रहते हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई जो घरेलू मक्खी होती है वो दिनचर होती है, डायurnal। तो ड्यूरनल होती है, तो हम ऑप्शन क्या करेंगे?
सी को सही करेंगे। यहाँ सी है, हमने ऑप्शन एक दो ऊपर नीचे हो जाते हैं और कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक होती, कभी कभी कर दिए जाते हैं। आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। और हमें नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट एडॉप्टेड बाय, जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है वो किसने अडॉप्ट किया था? सिम्पसन ने किया था, डेवनोस्की ने किया था, या लीनियस ने? तो किसने किया था? लीनियस ने। ऑप्शन बी सही है। मायर ने किया दिया, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि हमने पिछली जो वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था कि स्पीसीज, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो मायर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, कैरोलस लीनियस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज, इनका जो लीनियस का नॉमेनक्लेचर जो सिस्टम था वो कैसा था? लीनियस का, तो उसका कहता है कि इनका जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम था वो कैसा था? आर्टिफिशियल, जो कि बताया। फाइलोजेनेटिक, बाइनोमियल, तो ये क्या था? आर्टिफिशियल था। द लीनियस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज, वो कैसा था? नहीं, नॉमेनक्लेचर दिया है तो इसका ऑप्शन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर था, ये नहीं। इन्होंने तो ये क्लासिफिकेशन दिया था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था। क्या दिया था? क्लासिफिकेशन दिया था। तो हम इसका आंसर क्या सही करेंगे? तो ऑप्शन सही करेंगे डी। देखिए क्वेश्चन कंफ्यूजन में जा रहा था, उसने सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया तो इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था और ट्राइनोमियल दोनों, तो ऑप्शन डी सही करेंगे। क्लासिफिकेशन इन्होंने आर्टिफिशियल दिया था, यहाँ कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21, which scientist made significant contribution is the field of animal classification? बिल्कुल वाला क्वेश्चन है कि इनमें से वो वैज्ञानिक कौन है जिसने एनिमल क्लासिफिकेशन में बहुत लाभदायक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया? तो वो है लीनियस ने क्लासिफिकेशन में। देखिए ओपायरिन, लैमार्क और पाश्चर, इन्होंने क्लासिफिकेशन में कोई योगदान नहीं दिया, जबकि लीनियस ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, वर्गीकरण जो दिया वो कौन सी ब्रांच है? तो सिंपल सी बात है, वो टैक्सोनॉमी है। पैरासाइटोलॉजी और इकोलॉजी, जेनेटिक्स, तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? डी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में, हु रोट द बुक ऑफ सिस्टेमा नेचर, किसने कहता है जो सिस्टेमा नेचर बुक है वो किसने लिखा? सिस्टेमा नेचर, तो सिस्टेमा नेचर जो पुस्तक लिखा था वो किसने लिखा था? तो सिस्टेमा नेचर लिखने का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है लीनियस को। किसने को जाता है? लीनियस। लीनियस ने सिस्टेमा नेचर पुस्तक को लिखा था। अच्छा, और लीनियस ने क्या किया था? इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या दिया था? बाय नॉमियल नॉमेन क्लेचर दिया था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। और इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने हिरार्कियल क्लासिफिकेशन दिया था, क्लासिफिकेशन दिया था। और क्या दिया था? इन्होंने सिस्टेमा नेचर दिया था, सिस्टेमा नेचर। और क्या दिया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, वर्गीकरण। तो अब चूंकि ये पूछा है सिस्टेमा नेचर, तो हमने कई सारे फिर कहता है प्रोटिस्टा ऑप्टेन फ्रूट, जो प्रोटिस्टा होता है, प्रोटिस्टा में जनरली कौन आते हैं? यूकैरियोटिक आते हैं, यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोटोजोम कैसे होते हैं? तो फोटोसिंथेटिक, जैसे कि यूग्लिना रखा गया प्रोटोजोम में, तो फोटोसिंथेटिक होते हैं। होलोट्रॉफिक, जंतु सदृश या सिम्बियोसिस, सहजीवी के रूप में रहते हैं। तो ऑप्शन डी को बिल्कुल सही करेंगे। अगर भोजन के लेने के या ग्रहण करने की स्थिति के आधार पर डी सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड, जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो किस पर निर्भर करता है? फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन है वो कहता है एक्सटर्नल सिमिलरिटी पे, कॉमन एवोल्यूशन पे, हैबिट एंड हैबिटाट पे, या यूटिलिटेरियन सिस्टम पे। तो वो कॉमन इवोल्यूशन पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी को सही करेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको आंसर नहीं है,
ये वाला आंसर कर देते हैं। कहता है रेडियल सिमेट्री इज जनरली एग्जिबिटेड बाय एनिमल। जो रेडियल सिमेट्री होती है वो कौन से जंतुओं में पाई जाती है? विच आर अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम। कहता है जो आधार से चिपके रहते हैं। विच आर एक्वाटिक, जो जनरली जलीय होते हैं उनमें हमें ये देखने को मिलता है। या विच हैव सिलियरी फीडिंग करते हैं उनमें विच हैव वन ओपनिंग एलिमेंट्री कैनाल। तो ऑप्शन बी है विच आर एक्वाटिक। जो रेडियल सिमेट्री वाले एनिमल्स हैं वो प्राय समुद्री होते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको आंसर करना है, टेक्सोनोमिकली ए स्पीसीज इज। जो स्पीसीज होती है टेक्सोनोमिकली क्या होती है? ए ग्रुप ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेटेड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन हैविंग सेम एवोल्यूशनरी बेसिस, कैटेगरी विच मोस्ट टेक्सोनोमिक इंफॉर्मेशन इज अटैच्ड, फंडामेंटल यूनिट ऑफ फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो टेक्सोनोमिकली एक स्पीसीज होती है, तो टेक्सोनोमिकली जो जाति होती है वो क्या होती है? आप आंसर करिएगा, हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा। इसी के साथ नमस्कार, आज्ञा दीजिए।